कार्तिकेय अपना डिनर करके सभी के साथ बातें कर रहा था। तभी उसे सर में दर्द होने लगा, इसलिए वो सबके बीच से उठकर ठंडी हवा लेने के लिए दूसरी साइड चला गया जहां को नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। उसी वक्त उसका फ़ोन रिंग करने लगा। हेलो, उसने फ़ोन उठाते हुए कहा। दूसरी तरफ से रिवान की आवाज़ आई, भाई आप कहाँ हो? मैं हवेली के बैक साइड हूँ। क्यों, क्या हुआ? अल्पविराम। कार्तिकेय ने अपने सर को दबाते हुए पूछा। भाई, वो भाभी को अकेला देखा इसलिए पूछ लिया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो आपको ढूंढते हुए अंदर गई है, बस इसलिए। श्रद्धा के बारे में सोचते ही कार्तिकेय को सुकून मिला और वो बोला, ठीक है, मैं भी वही जा रहा हूँ। मुझे भी मेरी वाइफ के पास जाना है। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया और ठाकुर हवेली के अंदर जाने लगा। जैसे जैसे वो कदम आगे ले रहा था, उसके शरीर में एक कमजोरी होती जा रही थी। उसे अपना शरीर जबरदस्ती घसीटना पड़ रहा था। जैसे तैसे वो अंदर आया, तब तक उसकी आंखें पूरी तरह से नशे में चूर हो चुकी थी और उसके बॉडी अब अलग ही तरह से रिएक्ट करने लगी थी। पहले उस ड्रग ने उसके शरीर को कमजोर किया, फिर उसके दिमाग को, और अब वो अपना असर दिखा रही थी। कार्तिकेय के कदम लड़खड़ा रहे थे। लिविंग रूम में आते ही वो गिरने को हुआ कि तभी किसी ने उसे संभाल लिया और एक तरफ ले जाने लगा। श्रद्धा। कार्तिकेय अपने सोच समझने की शक्ति खो चुका था। उसे बस एक ही नाम था जिसे वो बार बार दोहरा रहा था। वही उसके मुंह से इस नाम को सुनकर वो लड़का कुटिलता से मुस्कुराया और कार्तिकेय के कान में बोला, अब वो मेरी होगी भाई। आप जाओ उसके पास जिसे आप डिजर्व करते हुए। कहते हुए वो हंसने लगा और चारों तरफ नजर रखते हुए उसे एक रूम में लेकर चला गया। जब वो कार्तिकेय को छोड़कर बाहर आया तो उसके सामने कोई और नहीं, अनरी खड़ी थी। काम हो गया है, अब तुम जिसे चाहे भेज सकती हो। रिवान शैतानी मुस्कान के साथ उस बंद दरवाजे को देखते हुए कहा और वहां से बिना कोई जवाब सुने चला गया। अनरी ने पिलर के पीछे खड़ी कृपा को इशारा किया। कृपा, जिसने नाइटी पहनी थी, वो बहुत ही हॉट लग रही थी। जहां वो मासूम और गांव की लड़की लगती थी, आज एकदम बोल्ड और मॉडर्न गर्ल लग रही थी। वो रूम के अंदर गई और कार्तिकेय को देखते ही उसका दिल धड़कने लगा और वो खुश होते हुए मन में बोली, आज आप पूरी तरह से मेरे हो जाओगे। बोलते हुए वो बेड के पास जाने लगी और उसने जल्दी से कार्तिकेय का कोट उतारकर फेंक दिया और अब धीरे धीरे उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। कार्तिकेय, जो खुद को होश में रखने की कोशिश कर रहा था, उसने अपनी मुट्ठी को मजबूती से कसा हुआ था, जिसका दर्द उसे होश में रखने में कामयाब हो गया था। कृपा की परफ्यूम और उसका टच कार्तिकेय के अंदर घिन पैदा कर रहा था। उसने बहुत ही मुश्किल से उसे पुश किया, लेकिन ताकत ना लगाने की वजह से वो हिली भी नहीं, बल्कि अब वो और बेशर्मी से उसके सीने पर अपने हाथ चलाने लगी। कार्तिकेय को उस टच से नफरत हो रही थी और अब उसका दम भी घुटने लगा था। उसने पूरी ताकत इकट्ठा करके एक बार फिर धक्का मारा तो इस बार वो संभल नहीं पाई और नीचे गिर गई। अल्पविराम। कृपा की दर्द भरी आवाज निकल गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपना पैर पकड़े कार्तिकेय को देखने लगी, जिसकी अब हल्की आंखें खुल चुकी थी, जिनमें अंगारे बरस रहे थे। वो सहम गई और उसने जल्दी से अपने बालों को आगे करके चेहरे को ढक लिया, जैसे उसे डर हो कि कहीं वो उसे पहचान ना जाए। वही आर्या के रूम में आनिक्य उसकी गर्दन को चूमते हुए नीचे बढ़ रहा था। इस बीच उसने दुपट्टा जो कंधे पर डला हुआ था उसे भी निकालकर अलग कर दिया था। अब आर्या की कोरी कमर और उसके क्लीवेज साफ साफ उसकी आंखों के सामने थे, जिन्हें देखते ही उसने अपने सख्त ठंडे होठों को वहां रख दिया। होठों की हर छुअन को महसूस करके वो कांप रही थी। उसने आनिक्य की शर्ट के बचे हुए बटन भी खोल दिए और उसकी चेस्ट और एब्स पर अपने हाथ घुमाने लगी। आनिक्य, जो
लगातार आर्या के क्लीवेज को चूमते हुए वह अपने मार्क्स छोड़ रहा था और उसके हाथ आर्या की सॉफ्ट कमर पर फल रहे थे। उसने आंखें जो प्यारा करते वक्त बंद थी वो एक बार खुल गई और वो अपनी इंटेंस नज़रों से आर्या को देखने लगा। एक पल के लिए उसने अपनी मूवमेंट बंद कर दी और पूरी तरह से अपने नीचे दबी अपनी स्वीट हार्ट में खो गया। उसे आर्या का उसकी बॉडी पर हाथ फिराना बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वो उसे लेकर एकदम से पलट गया। अब वो नीचे था, आर्या उसके ऊपर। आर्या पूरी तरह से उसमें खोई आनिक्य के सीने को सहला रही थी। इतनी हॉट और सेक्सी बॉडी देखकर उसका गला सूखने लगा और उसने अपने होठों को आनिक्य के सीने पर रख दिया और आंखें बंद किया डीपली किस करने लगी। कभी वो वहाँ किस करती तो कभी स्मूच। उसके बाद बाइट करके फिर से लिक करते हुए स्मूच करती। ऐसे ही वो उसकी पूरी बॉडी में किस करते हुए अपने दांतों से निशान देने लगी। आनिक्य अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। उसकी सांसें भारी हो गई थी और वो भी आंखें बंद किए हुए उसके प्यार को महसूस कर रहा था। उसी वक्त उसे अपने एब्स पर कुछ गर्म सरकता हुआ महसूस हुआ। आनिक्य ने आंखें खोली तो उसकी हालत और खराब हो गई क्योंकि आर्या अपनी टंग से उसके एब्स को लिक कर रही थी और वह टेस्ट करते किए उसे गहरी गहरी किस दे रही थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से खो गए थे। उसी वक्त आनिक्य के हाथ उसके लहंगे के ब्लाउज की तरफ गए और उसने उसे आसानी से खोलकर आर्या के बदन से अलग कर दिया। अब वो सिर्फ अपनी इनर वेयर में उसके सामने थी और आनिक्य के हाथ उसकी खुली पीठ पर रेंग रहे थे। जब तक आर्या को एहसास होता कि क्या हो रहा है उससे पहले ही एक एक करके उसके कपड़े निकलते गए। आनिक्य ने भी पूरी तरह से अपनी शर्ट उतार दी थी और अब आर्या से थोड़ा दूर होकर बेल्ट निकालकर पैंट खोल रहा था। जैसे ही आर्या को होश आया वो अपना हाल देखकर शर्मा गई और उसका चेहरा तब ज्यादा लाल हो गया जब उसने आनिक्य को अपनी पैंट उतारते हुए देखा। उसने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली और अटकते हुए बोली, आप क्या कर रहे हो? मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। आर्या ने अभी ये कहा ही था कि आनिक्य ने दोनों पर ब्लैंकेट डाला और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, मैं शादी से पहले लाइन क्रॉस नहीं करूंगा स्वीटहार्ट, लेकिन अभी मुझे कुछ तो चाहिए। मैं तुम्हारे बदन को फील करना चाहता हूँ और उसे अपने होठों से छूते हुए अपने प्यार के रंग में रंगना चाहता हूँ। आर्या ने उसके ये कहते ही आनिक्य को कसकर गले लगा लिया। दोनों अपने गारमेंट्स में थे। उनका शरीर अब एक दूसरे के कटाफ्ट में था और वो अच्छे से एक दूसरे को फील कर पा रहे थे। उस फीलिंग को जीने के लिए दोनों और चिपक गए और आंखें बंद करके उस पल में खो गए। उसी वक्त आनिक्य ने अपने सख्त होठों को आर्या के गुलाबी होठों से जोड़ लिया और उन्हें दबाते हुए चूमने लगा। उसे चूमते हुए आनिक्य के हाथ आर्या की पूरी बॉडी पर घूम रहे थे। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और उनकी आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी। दूसरी तरफ कृपा हिम्मत करके उठ चुकी थी और फिर से कार्तिकेय के पास जाने लगी। वो एकदम से उसके ऊपर झुकी और जैसे ही किस करने को हुई तभी तेज आवाज के साथ किसी ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुला और दो लोग अंदर आए। जैसे ही उनकी नज़र बेड पर पसीने से लथपथ और अस्त व्यस्त कपड़ों में लेते कार्तिकेय पर गई तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। दोनों के मुंह से हैरानी से निकल, कार्तिक जी, जीजू। श्रद्धा ने नव्या को देखा, फिर पूरे रूम को ध्यान से देखने लगी। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन श्रद्धा समझ गई थी कि जो भी वो आवाज़ सुनकर उनके अंदर आने से पहले ही या तो भाग गया हज या फिर अभी भी यही छुपकर बैठा हुआ है। नव्या चेक करो कोई है तो नहीं यहाँ। अल्पविराम श्रद्धा ने उससे कहा और खुद कार्तिकेय के पास चली गई। उसने तुरंत उसे अपने सीने से लगा लिया। जानी पहचानी खुशबू को फील करके कार्तिकेय के मुश्किल से कुछ शब्द निकले।
श्रद्धा तुम आ गई। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मेरे पास आओ, मुझे तुम्हें गले लगाना है और बहुत प्यार करना है। श्रद्धा ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि जैसे ही नव्या सब जगह देखकर आए तो वो उसे देखने लगीं। नव्या ने ना में सर हिला दिया तो उसकी मुट्ठी कस गई और गुस्से से दांत पीसकर बोली, जो भी था बहुत चालाकी से भाग गया, लेकिन कब तक भागेगा? बस एक बार कार्तिक जो को होश में आने दो, उसके बाद हमेशा से के लिए गायब हो जाओगे। वही कृपा उस रूम से अटैच बाथरूम से निकलकर भाग गई थी। वो बहुत ही डरी और घबराई हुई थी और उसे राहत तब मिली जब वो सही सलामत वहां पहुंच गई जहां उसे होना था। वो अभी हौंफते हुए गहरी गहरी सांसें ही ले रही थी कि तभी किसी ने उसे खींच लिया और उसकी तेज आह निकल गई, जिसे सुनने के लिए कोई नहीं था। अंदर रूम में, कार्तिक जी आप ठीक हो ना? क्या आपको अब मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? श्रद्धा उसके गालों को छूते हुए फिक्र से बोली। उसकी मीठी आवाज़ सुनकर कार्तिकेय ने अपनी आंखें खोली और एकदम से उसे अपनी बाहों में और कसके जकड़ लिया। बीवी, अगर अभी तुम यहाँ मेरे करीब नहीं होती तो मेरा दिमाग फट जाता और मैं घुटन से ही मर जाता। श श्रद्धा ने कार्तिकेय के मुंह पर हाथ रख दिया और गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? चलिए हम घर चलते हैं। आपकी हालत ठीक नहीं लग रही है। हमें डॉक्टर को बुलाना होगा, तभी वो आपकी असली कंडीशन के बारे में बता सकते हैं। नहीं, मैं अब खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता श्रद्धा। पहले ही मेरे लिए लड़ना मुश्किल था, लेकिन अब तुम्हें देखकर मैं खुद को और नहीं रोक सकता। मुझे किसी ने ड्रग दिया है जो धीरे धीरे असर करता है। मुझे अभी किसी डॉक्टर की नहीं, तुम्हारी ज़रूरत है बीवी। मैंने अब तक कैसे भी करके रोका, क्योंकि वो कोई और लड़की थी, लेकिन तुम्हें देखते ही मैं बिना ड्रग के कंट्रोल खो देता हूँ, तो अब की बार छोड़ दो। श्रद्धा उसकी बात सुनकर चौंक गई थी और एक टक उसे ही निहार रही थी, पर उससे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। वो आगे कोई जवाब देती उससे पहले ही कार्तिकेय ने उसे झटके से अपने ऊपर खींचा और अपने होठों को उसके होठों से जोड़कर किस करने लगा। श्रद्धा की आंखें हैरानी से फैल गई, लेकिन कार्तिकेय की गर्म बॉडी को फील करते हुए उसे डर लगने लगा। वो होश में आए और उसका साथ देने लगी। जब श्रद्धा ने किस बैक किया तो कार्तिकेय की आंखें चमक उठी और वो बहुत ही गहराई से उसे चूमने लगा। दोनों की सांसें एक दूसरे में घुलने लगी और उनके आसपास का टेम्परेचर गर्म हो गया। कार्तिकेय के हाथ श्रद्धा की कमर से पीठ तक घूम रहे थे, जिससे वो बार बार सिहर उठती। वो भी आंखें बंद किए उस किस में खोई हुई थी और अपने हाथों को कार्तिकेय के बालों में घुमाते हुए उनके किस की इंटेंसिटी को फील कर रही थी। कभी कार्तिकेय उसके अपर लिप को दबाता, फिर लिक करता, फिर उन्हें पूरी तरह से अपने लिप्स के बीच पकड़कर स्मूच देता। ऐसा ही वो उसके लोअर लिप के साथ करता। उनकी किस इतनी डीप थी कि वो बस उतने में ही ऑन हो गए और उन दोनों की बॉडी बुरी तरह एक दूसरे को चाहने लगी। जब 20 मिनट बाद श्रद्धा को सांस लेने में परेशानी होने लगी, तब जाकर कार्तिकेय ने उसके लिप्स को जाने दिया। फिर उसके सॉफ्ट, प्लूमी और जूसी पिंक लिप्स को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, ये बहुत ही टेस्टी है। इससे पहले मुझे मीठा इतना पसंद नहीं था। कार्तिकेय ने श्रद्धा के एयरलोब को अपने मुंह में लेने से पहले कहा और हल्का सा बाइट कर लिया। श्रद्धा की आह निकल गई और उसकी पकड़ कार्तिकेय के कंधे पर मजबूत हो गई। उसका चेहरा सुर्ख लाल हो गया था। उसे इतनी शर्म आ रही थी कि वो अभी नजरें उठाकर अपने पति को भी नहीं देख रही थी। वही कार्तिकेय तो पूरे नशे में था, फिर भी वो उनके इस मूवमेंट को यादगार और स्पेशल बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अगले ही पल उसने श्रद्धा की ड्रेस के स्ट्रैप को एक तरफ से सरका दिया, जिससे उसके गोरे कंधे दिखने लगे। वही उसने अपने सख्त होठों को रखा और वहां फिराने लगा। श्रद्धा
कांप गई और उसने अपनी आंखें बंद करके गर्दन एक तरफ झुका ली। कार्तिकेय बिना रुके उसे कंधे को चूम रहा था, फिर उसके होठ कॉलर बोन पर आ गए और वहाँ भी वो किस करते हुए बाइट करने लगा और उसी के साथ वो अपने प्यार भरे निशान श्रद्धा की गर्दन, कॉलर बोन और वहाँ से उसकी क्लीवेज पर छोड़ने लगा। धीरे धीरे उसके लिप्स कपड़ों के ऊपर से ही सीने, कमर पर अपनी छाप छोड़ने लगे। कार्तिकेय ने अपने दोनों हाथ में श्रद्धा के दोनों हाथों को जकड़ा हुआ था और उसके चेस्ट के खुले हिस्सों को किस कर रहा था। उसके बाद फिर से कार्तिकेय ने श्रद्धा के लिप्स को कैप्चर कर लिया और इस बार फ्रेंच किस करते हुए अपनी शर्ट जो खुल चुकी थी उसे दूर हटा दिया और अब उसके हाथ श्रद्धा की ड्रेस को खोलने के लिए उसकी बैक की तरफ चले गए। इस बीच दोनों की किस बिल्कुल भी नहीं रुकी। जैसे ही कार्तिकेय की उंगलियों ने श्रद्धा की ड्रेस की जिप खोली और उसकी सख्त उंगलियां श्रद्धा की कोरी पीठ से टच हुई, उन दोनों का शरीर अलग अलग तरह से रिएक्ट करने लगा। श्रद्धा को अपनी पूरी बॉडी में एक करंट सा लगा और वही कार्तिकेय सुकून से मुस्कुरा उठा। अभी श्रद्धा उसी एहसास में खोई हुई थी कि उसी पल वो ड्रेस उसके बदन से धीरे धीरे उतरने लगा। ऐसे ही एक एक करके कार्तिकेय ने अपने और श्रद्धा के सारे कपड़े उतारे और उसके ऊपर आकर उसकी पूरी बॉडी पर अपने हाथ घुमाते हुए उसे हर जगह किस और बाइट करने लगा। ऐसे ही वो तब तक करता रहा जब तक श्रद्धा बुरी तरह से उसके लिए मचलने ना लगी। जब श्रद्धा से और कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने कार्तिकेय का हाथ पकड़ा और अपने उभार पर रखते हुए बोली, अब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज कम इनसाइड मी, आई वॉन्ट टू फील यू कार्तिक। उसका इतना ही कहना था कि कार्तिकेय भी अपनी लिमिट पर पहुंच गया और अगले ही पल वो उसमें समा गया। श्रद्धा की दर्द भरी चीख निकली जो रूम में गूंजकर रह गई। उसके बाद उसकी दर्द भरी आहों से कमरा भर गया। आखिर में आज दोनों एक दूसरे के हो गए और अपने प्यार में पूरी तरह से खो गए। जहां प्यार की चिंगारी सुलग रही थी वही जिसका ये प्लेन था, अनरी हर जगह कार्तिकेय को ढूंढ रही थी। उसने अपनी मुट्ठी गुस्से से दबाई और नफरत से बोली, मिस्टर राणावत कहाँ हो सकते हैं? मैंने तीनों भाइयों को वही ड्रग दिया था जिसे पहचानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उसमें ना ही कोई कलर था, टेस्ट था और ना किसी भी तरह की खुशबू, इसलिए एक डॉक्टर होने के बाद भी कार्तिकेय को शक नहीं हुआ। इसे कोई तेज नज़र वाला ही पकड़ सकता था। जिसकी नज़र उस वाइन में होती तो वो हल्के से पार्टिकल्स को देखकर भी बताया जा सकता था कि उस ड्रिंक में कुछ तो गड़बड़ है। इन सब के बारे में सोचते हुए वो अब आनिक्य को ढूंढने की जगह रिवान को तलाशने लगी। उसी पल उसे हवेली के पीछे वाले हिस्से सर्वेंट क्वार्टर की तरफ से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। ये तो अच्छा है कि सभी थके थे और ज्यादा किसी चीज पर ध्यान दिए बिना ही अपनी रूम में आराम करने जा चुके थे। जैसे ही वो वहां पहुंची तो चीखें और तेज हो गई। उसने सर्वेंट क्वार्टर में से एक रूम में एंटर किया जहां से तरह तरह की आवाज आ रही थी। जैसे ही अनरी अंदर गई उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहां दो लोग बिस्तर पर एक दूसरे के ऊपर लेटे थे और उनके ऊपर चादर ढकी हुई थी। वो चादर बहुत पतली थी जिस वजह से उनके शरीर के कर्व्स साफ साफ नजर आ रहे थे, पर उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। वो जैसे ही उनकी तरफ बढ़ने लगी ये देखने के लिए कि वो कौन है, तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा और स्क्रीन पर शो हो रहे नाम को देखकर वो वापस लौट आई और एक शांत कोने में बात करने चली गई। अगली सुबह एक रूम के बाहर सभी खड़े थे। एक नौकरानी ने उन्हें बताया कि अंदर कोई है जिसने डोर लॉक कर रहा है और वो खोल ही नहीं रहे हैं। सबको मामला इतना भी सीधा नहीं लगा, इसलिए वो देखने आ गए। वहाँ इस वक्त राणावत, ठाकुर, सिन्हा और राजवंश फैमिली मौजूद थी। रश्मि राणावत जो कब से बाहर खड़ी थी उस मैड की गुस्से से देखते हुए बोली, कब से खड़े हैं हम सब? तुम अब भी रूम नहीं खोल रही हो? क्या सोच रही हो?
जल्दी से देखो कौन है और हमें भी जाने दो। हम सब पहले ही थके हुए हैं कल की वजह से। उनके शब्दों में चिढ़ साफ महसूस की जा रही थी। उसी वक्त आर्या और आनिक्य एक दूसरे का हाथ पकड़े नीचे आ गए और आसपास क्या हो रहा है देखने लगे। वो कंफ्यूज थे लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं पूछा, सिर्फ देखने का डिसाइड किया। उसी वक्त मैड स्पेयर की लेकर आए और उसने जल्दी से डोर खोला। ये करते हुए सभी औरतें जल्दी से अंदर गई, उनके साथ अनरी भी खुशी से गई। लेकिन ऐसे ही सबने अंदर का हाल देखा, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और किसी को बहुत बड़ा झटका लगा। कमरा अस्त व्यस्त था। फर्श पर हर जगह कपड़े बिखरे हुए थे। कहीं कपड़े डले थे तो कहीं किसी लड़की की सैंडल, लड़के की शर्ट वही बेड साइड टेबल पर रखी हुई थी। अंदर आने वाली सबसे पहले अनरी, रश्मि जी और मल्लिका जी थी। उन्हीं के पीछे नित्या जी, शीतल जी और विशाखा बुआ थी। उनकी नज़रें सबसे पहले रूम में बिखरे सामान पर गई और वो समझ गई कि कल रात इस गेस्ट रूम में क्या हुआ होगा। फिर उनकी नज़रें सीधा बेड पर चली गई जहां दो लोग सोए हुए थे, लेकिन दूर से किसी का भी चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि लड़का पेट के बल लेटा हुआ था और उसका चेहरा लड़की के बालों में घुसा हुआ था। वही लड़की का चेहरा भी लड़के के सीने में छुपा हुआ था, जिससे बस उसके कान और बाल ही दिख रहे थे जो तकिए पर बिखरे हुए थे। अनरी तो सब कुछ देखकर बहुत ही खुश थी और मन में बोली, सॉरी श्रद्धा, वैसे तो मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन मुझे खुद की एंट्री राणावत खानदान में कराने के लिए अपने लोगों को वहां भेजना तो पड़ेगा ही, जिसके लिए तुम्हें बाहर निकालना जरूरी था, जिससे तुम्हारी जगह उस खानदान की बड़ी बहू कृपा बन जाए और उसके जरिए मैं राणावत नाम का फ़ायदा उठा सकूं, साथ ही अपने प्यार को पाने के लिए अपने लिए मौके बना पाऊं। इन सब के बारे में सोचते हुए उसके होठों पर कुटिल मुस्कान थी और आंखों में शैतानी चमक, जिसे उसने बहुत ही चतुराई से छुपा लिया था और किसी का ध्यान भी उसकी तरफ नहीं था, क्योंकि वो सब तो आंखें फाड़े बेड पर एक ही ब्लैंकेट में लेटे दो लोगों को देख रहे थे। रश्मि राणावत को भी कोई आइडिया नहीं था कि आखिर कौन है जो दूसरे के घर आकर यहाँ ये सब कर रहा है। पहले उन्होंने सोचा कि जरूर ठाकुर परिवार का बेटा हो सकता है, इसलिए अनरी ने सबको बुला लिया था। लेकिन जब सभी गया आए तो सभी लड़के भी शोर सुनकर आ गए थे, इसलिए अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जब सब लड़के बाहर है तो ये कौन है। वही डोर के बाहर आर्या ने आकृति से पूछा, भाभी आप सभी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? उसके सवाल किया और अंदर की तरफ देखने लगी जहां उसे कुछ नहीं दिख रहा था, बस वो अपनी मोम और बाकी आंटियों को एक ही जगह खड़े हुए देख रही थी। आर्या अनरी की चीख सुनकर सभी यहाँ आए हैं। मैं और मॉम हॉल में थे और सविता आंटी से ब्रेकफास्ट क्या बनेगा उसकी बात कर रहे थे। वही हॉल में सभी लोग बैठे चाय और कॉफ़ी पी रहे थे। तभी उसकी चीख सुनकर यहाँ आ गए और उसने सबको इस रूम की खिड़की दिखाई जो हल्की सी खुली थी, जहाँ कोई कपल अजीब हालत में था। सब यही देखने अंदर गई है कि आखिर हमारे घर पर ऐसा कौन है जिसने ऐसी हरकत करने की हिम्मत की है। पूरी बात जानने के बाद आर्या की आंखें गहरी हो गई और उसने एक नज़र आनिक्य को देखा जो उसे ही देख रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे साजिश की बू आ रही थी। तभी एकदम से वो बोली, श्रद्धा भाभी और कार्तिकेय भाई कहाँ है? मैंने उन्हें आपके साथ नहीं देखा। वो रूम में होंगे, क्योंकि कल रात को नव्या मुझे मिली थी, उसने मुझे बताया कि कार्तिक भाई की हालत ठीक नहीं थी और वो नशे में लग रहे थे, इसलिए शायद आज उन्हें उठने में देर हो जाएगी। आर्या ने हाँ में सर हिलाया और बोली, मैं भी देखती हूँ आखिर अंदर कौन है। कहते हुए वो जैसे ही अंदर जाने को हुई कि तभी आनिक्य ने उसके हाथ की कलाई को पकड़ लिया। उसने अपना सर घुमाया और उसे देखते हुए अपनी एक आईब्रो को उठा दिया, जैसे पूछ रही हो कि क्यों रोका। आनिक्य का चेहरा सख्त हो गया था, जो कि उससे लगा था जब वो आर्या के साथ आया था।
स्वीट हार्ट, मॉम गई है ना, वो देख लेगी और तुम्हें बता देगी, लेकिन तुम अंदर जाकर किसी दूसरे आदमी को उस हालत में नहीं देख सकती। आनिक्य की बात सुनकर आर्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो अपने बगल में खड़ी आकृति भाभी को देखने लगी जो हंस रही थी। आपको क्या लगता है मैं उस लड़के को देखने जा रही हूँ? मैं बस जानना चाहती हूँ कि कल क्या हुआ है। मैं किसी के चेहरे के अलावा कुछ भी नहीं देखती हूँ, समझे आप? अल्पविराम कहते हुए उसने अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके अपने सीने पर रख लिया और अपना चेहरा फेर लिया। लेकिन आनिक्य के भाव नहीं बदले। वो उसके करीब आया और अपनी डीप मैग्नेटिक वॉइस में बोला, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि वो इकलौता आदमी जिसे तुम पूरी तरह से उस हाल में देखो वह सिर्फ मैं रहूँ। तुम सिर्फ मुझे ब्लैंकेट के साथ और उसके बिना हर तरह से देख सकती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी। आर्या जो नाराज हो गई थी, लेकिन अगले ही पल उसकी गर्म सांसों को अपने कान पर फील करके उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और चेहरा लाल हो गया। पर दूसरे ही पल जैसे ही उसने आनिक्य के शब्द सुने तो उसकी आंखें और मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हीं शॉकन एक्सप्रेशन के साथ वो आनिक्य को देखने लगी, जो उसे अपनी इंटेंस नज़रों के साथ देख रहा था। तभी आकृति की बात सुनकर वो दोनों जो एक दूसरे में खोए हुए थे होश में आए, लेकिन उसके सवाल को सुनकर उनका चेहरा देखने लायक था। डोंट टेल मी कि तुम दोनों इतने क्लोज आ गए हो कि अब शादी से पहले ही मुझे बुआ बनाने की प्लानिंग कर रहे हो। आर्या जो पहले ही आनिक्य से परेशान थी और उसी शौक से निकल नहीं पाई थी कि तभी अपनी भाभी की बात सुनकर तो उसके पास शब्द ही नहीं बचे कुछ भी कहने के लिए, सिवाय इसके कि उसका चेहरा आकृति की बात सुनकर सुर्ख लाल हो गया, जिससे वो बिल्कुल शर्मीली गुड़िया जैसी लग रही थी। वही आनिक्य पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उसकी आंखें जो कठोर थी उनके कुछ पल के लिए चमक आ गई और वो अपनी बहन को देखते हुए सिर्फ इतना बोला, मैं तो तैयार हूँ तुम्हें बुआ बनाने के लिए, लेकिन तुम्हारी ये भाभी रेडी नहीं है। उसकी बात सुनकर अब आर्या के साथ आकृति भी दंग रह गई। वो तो अपने भाई और अपनी नंद को छेड़ रही थी, लेकिन उसे कभी लगा नहीं था कि उसका ठंडा, हमेशा सख्त स्वभाव में रहने वाला भाई इस तरह से इतनी आसानी से अपने दिल की बात बोल देगा। वही आर्या जो पहले शर्मा रही थी अब चिढ़ गई और अपने मन में बोली, मैं कैसे भूल गई ये दोनों भाई बहन हैं और ऐसा लग रहा है जैसे मिलकर मुझे पागल ही कर देंगे। इस बारे में सोचते हुए उसने अपना सर झटका और एकदम से रूम में अंदर चली गई। जब आनिक्य ने उसे जाते देखा तो उसकी आंखें कठोर हो गई और वो गुस्से से दांत पीसते हुए मन में बोला, स्वीट हार्ट, तुमने मेरी बात ना मानकर अच्छा नहीं किया, अब अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। उसके बाद वो भी तेजी से उसके पीछे गया। आकृति भी अंदर आ गई। बाकी जेंट्स बाहर ही खड़े थे, क्योंकि अंदर का मामला बहुत ही सेंसिटिव नजर आ रहा था, इसलिए उन्होंने औरतों को ही जाने दिया। वही रूम के अंदर रश्मि राणावत सबसे पहले होश में आई थी और उन्होंने वही पड़ा वाश उठाया और उसे तेजी से दीवार पर मार दिया, जिसकी तेज आवाज से बेड पर एक दूसरे में लिपटे दो लोग कसमसाने, जिससे उनके ऊपर ढकी चादर थोड़ी सी सरक गई। जब उन औरतों ने ये देखा तो सकपका गई और जल्दी से अपनी नजरें वहां से फेर ली, लेकिन रश्मि राणावत और अनरी बेशर्मी से अभी भी वही घूर रही थी। अब धीरे धीरे वो लड़का उठने लगा और वो जैसे ही उस लड़की से दूर
हुआ तभी सभी की कानों में लड़की की तेज चीख सुनाई दी, जिसे सुनकर हर कोई सदमे वही एक जगह जमा रह गया। बाहर खड़े आदमी जो अपनी अपनी बीवियों के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, इस चीख को सुनकर वो हड़बड़ा गए और अब उन्हें बुरा लग रहा था कि क्यों उन्होंने अपनी अपनी बीवी को अंदर जाने दिया। वही रूम में सभी का हाल ऐसा था जैसे उनके शरीर का सारा खून चेहरे पर ही जमा हो गया हो। सभी औरतों के माथे से पसीना निकलने लगा और उनके हाथ अपने आप अपने कानों पर चले गए। यही पल था जब आर्या आई थी अंदर, उसी पल लड़की की चीख निकली जिससे उसके कदम भी वही रुक गए, जिसका फायदा आनिक्य ने उठाया और उसकी आंखों पर हाथ रखकर आर्या के कान के पास अपने होठ ले जाते हुए बोला, स्वीट हार्ट, रुक जाओ, नहीं तो जो कल रात नहीं हुआ वो मैं कर दूंगा। हाँ, लास्ट स्टेज पार नहीं करूंगा लेकिन बाकी सब तो कर सकता हूं ना। अब सोच लो तुम्हारे लिए क्या अच्छा होगा। कहते हुए उसने आर्या के कान को किस कर लिया। उसकी पल उसने आर्या को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसे हल्का सा लिफ्ट करके बाहर लेकर चला गया। वही बेड पर वो लड़का अब उठ चुका था और चीख सुनकर उसकी सारी नींद भी उड़ गई और उसके हाथ अपने आप अपने कान को बंद करने के लिए उठ गए। रिवान, अल्पविराम। एक तेज कान को फाड़ देने वाली आवाज फिर से गूंजी। रिवान जो आंखें बंद किए अपने कानों को ढककर बैठा था, उसकी आंखें एकदम से खुल गई और सामने खड़े लोगों को देखकर वो चौंक गया, लेकिन तभी उसे कल रात के बारे में सब याद आया और उसकी नज़र एकदम से अनरी पर चली गई जो अपना सर नीचे किए तिरछा मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। रिवान जानता था उसे आगे क्या करना है, इसलिए उसने एकदम से कंफ्यूजन में अपनी मॉम को देखा जो अभी चिल्लाए थी, मॉम इतने सुबह सुबह आप मेरे रूम में। उसने अभी इतना कहा ही था कि उसकी नज़र एकदम से अपनी बगल में लेटी लड़की पर गई जिसका चेहरा अब बालों से ढक गया था, लेकिन उसकी गर्दन, कॉलर बोन और केलीवेज साफ नजर आ रहे थे जिन पर उसके दिए निशान थे। कुछ लाल थे तो कुछ नीले। उसकी गोरी स्किन पर वो मार्क्स बहुत ही लुभावने लग रहे थे। जैसे ही रिवान ने उसके खुले हुए हिस्से को देखा तो उसका शरीर फिर से गर्म होने लगा, लेकिन अभी के लिए उसने कंट्रोल किया और शॉकिंग एक्सप्रेशन लाते हुए तेज आवाज में बोला, ये लड़की कौन है और मेरे रूम में कैसे आए? मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ? अल्पविराम। सोचते हुए उसने अपना सर पकड़ लिया और उसे बुरी तरह दबाने लगा जैसे उसके सर में बहुत दर्द हो रहा हो। रश्मि राणावत जो हैरान परेशान अपने बेटे को देख रही थी, जब उसने अपने बेटे के शब्दों पर गौर किया तो उसकी धधकती आंखें उसके बगल में लेटी लड़की पर चली गई और वो बिना एक पल भी गवाए तेजी से बेड के दूसरी साइड गई और गुस्से से अपनी पूरी ताकत लगाकर उस लड़की के बिखरे हुए बालों को मजबूती से पकड़ा और दहाड़ते हुए बोला, बदचलन लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बिस्तर पर चढ़ने की? बाल खींचने की वजह से कृपा की फिर से दर्द भरी चीख निकल गई। उसने कसके अपनी आंखों को बंद किया और अपने चेहरे को ऊपर उठाया तो अब सबके सामने जो चेहरा था उसे देखते ही हर कोई हैरान रह गया। इस बार अनरी और रिवान की आंखें भी शौक से बड़ी हो गई और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। रिवान सबसे ज्यादा शौक था क्योंकि उसने सोचा कुछ और था और हो कुछ और गया। उसने अपना सर पकड़ लिया जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन देखने वालों को ये लग रहा था कि वो अभी सदमे में है। जो भी उसके साथ हुआ उसे भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। कृपा ने उसी पल अपनी आंखें खोली और गुस्से से बोली, छोड़ो, मेरे बाल दर्द हो रहा है। लेकिन रश्मि राणावत तो अपनी प्यारे बेटे को देख रही थी जो इस वक्त हारा हुआ दिख रहा था। उन्हें इस लड़की पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने गुस्से से उसके गाल पर तमाचा जड़ दिया। चटाक।
थप्पड़ इतना तेज था कि कृपा, जो पूरी तरह से बैठी भी नहीं थी, बस अपना सर उठाए हुए थी, वो धम की आवाज से नीचे गिर गई और उसके सीने से चद्दर पूरी तरह से सरक गया, जिससे उसकी अपर बॉडी अब सबके सामने आ गई थी। सभी औरतें पीछे मुड़ गई। वही रिवान की नज़र भी ना चाहते हुए भी कृपा के उभारों पर चली गई और उसे रात का मंजर याद आने लगा। उसे याद था कि उसने ड्रग खुद भी ले लिया था, जिससे कोई भी उसे ब्लेम नहीं कर पाए। इसलिए वो समझ नहीं पाया उसके साथ कौन है, लेकिन रात के सीन उसकी आंखों के सामने आ गए जब वो उस लड़की को छूते ही पागल सा हो गया था, और सबसे ज्यादा उसे जो पसंद आए थे वो उसके उभार थे, जिन्हें उसने जी भरकर प्यार किया था। तभी उसकी नज़र रूम में मौजूद लोगों पर गई और उसने जल्दी से कृपा को चादर से ढक दिया, क्योंकि वो भी अब शौक होकर सबको देख रही थी। रिवान, बेटा, इसने तुम्हें बहकाया है और तुम इसे ढक रहे हो, जिसने अपनी इज्जत खुद ही नीलाम कर दी। उनकी तीखी जुबान को सुनकर अब जाकर कृपा होश में आई और उसे रात का सब कुछ याद आ गया कि कैसे श्रद्धा रूम में आ गई थी और वो वहां से भागी। तभी किसी ने उसे खींचा और एक अंधेरे से भरे कमरे में ले गया और उसके ऊपर टूट पड़ा। ये सब याद करके उसकी आंखें भीग गई और आंसू बहते हुए उसके गालों को भीगने लगे। साथ ही उसे अपने गाल पर जहां थप्पड़ मारा गया था वहां बहुत दर्द हो रहा था। तभी उसकी नज़र अनरी पर गई और वो उसे कुछ बोलने को हुई। तभी उसने उसे कहते हुए सुना, कृपा, तुम यहाँ कैसे आ गई? वो भी किसी दूसरे के बिस्तर पर। तुम जानती हो ना, तुम एक गांव से आई हो जहाँ ये सब कितनी बड़ी बात है। सोचो, अगर तुम्हारी नानी और नाना, खासकर के तुम्हारी माँ को पता चला तो उन पर क्या बीतेगी। अनरी ऐसे कह रही थी जैसे उसे उसकी और उसके परिवार की बहुत फिक्र हो, लेकिन कृपा तो उसकी बातें सुनकर स्तब्ध ही रह गई। वो कहना चाहती थी कि उसके साथ ये सब क्यों हुआ, क्यों उसने उसे नहीं बचाया। अब वो ऐसे कह रही जैसे वो अपनी मर्जी से यहाँ है, जबकि ये वही थी जो उसे उसके प्यार को दिलाने के वादे कर रही थी। कृपा सदमे में बैठी थी, वो अब किसी की नहीं सुन रही थी, उसके आंसू लगातार गिर रहे थे। रश्मि राणावत लगातार उसे बद्दी बद्दी गलियां दे रही थी, जिन्हें सुनकर उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब रिवान की लिमिट पूरी हो चुकी थी। वो गुस्से से चिल्लाकर बोला, एवरीवन लीव, हम बाहर ही आ रहे हैं, आप सभी वही वेट करो। पर बेटा, रश्मि जी कुछ और बोलने के हुई कि तभी रिवान ने गुस्से से अपना दिखा दिया और कहा, मॉम बाहर जाए, क्या आप हम दोनों की इस हालत में देखना चाहती है? उसकी ये बात सुनकर अब रश्मि राणावत को बाहर जाना पड़ा। पर बेटा, रश्मि जी कुछ और बोलने के हुई कि तभी रिवान ने गुस्से से कहा, मॉम बाहर जाए, क्या आप हम दोनों को इस हालत में देखना चाहती है? उसकी ये बात सुनकर अब रश्मि राणावत को बाहर जाना पड़ा। वो कृपा को नफरत और घिन से घूरते हुए वहां से निकल गई। बाकी सब पहले ही जा चुके थे। अनरी भी पतली गली पकड़कर भाग चुकी थी।